नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी विभाग की कक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इस संबंध में आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा की उत्पत्ति और विकास। भाषा की उत्पत्ति और विकास के लिए कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। सबसे पहले उनका परिचय प्राप्त करते हैं। एक पुस्तक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान। विश्व की तमाम भाषाओं की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, उनका स्वरूप क्या रहा और उनमें बदलाव कैसे आए, इन तमाम बातों को समझने में ये पुस्तक विशेष रूप से सहायक है। फिर बात करें हिंदी के संदर्भ में, तो एक किताब है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब है। ये भी हिंदी भाषा के विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदी भाषा के बाद में हिंदी साहित्य का विकास हुआ, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें हैं, उनमें सबसे प्रमुख पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक में प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे प्रामाणिक और निर्विवादित पुस्तक इसे माना जा सकता है। इनके बाद में एक पुस्तक आई हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं में कुछ परिवर्तन किया, कुछ सुधार किया और कुछ अपनी मौलिक मान्यताओं को अभिव्यक्त किया। हिंदी के विद्यार्थी के रूप में जो पुस्तक वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। इसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की तमाम साहित्यिक विधाओं का उल्लेख है, उनके विकास क्रम को दर्शाया गया है। ये एक संपादित पुस्तक है जिसके अलग अलग अध्यायों को अलग अलग साहित्य इतिहासकारों ने लिखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनसे हम हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के बारे में समझ सकते हैं। अब हम बात करें भाषा की उत्पत्ति। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, खग जाने खग ही की भाषा, अर्थात एक पक्षी ही पक्षी की भाषा को समझ सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पक्षियों की भी कोई भाषा होती है, पशुओं की, जानवरों की भी कोई भाषा होती होगी। लेकिन जब हम भाषा विज्ञान में भाषा के एक विद्यार्थी के रूप में भाषा का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर भाषा का अर्थ सिर्फ मानवीय भाषा से है। मनुष्य की जो भाषा है, जिसके माध्यम से वो अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, उसका अध्ययन हम भाषा के इतिहास में करते हैं। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, तभी से मनुष्य ने अपनी बातों को, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी माध्यम का सहारा लिया। शुरुआत में कुछ संकेत थे, बाद में ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। ध्वनियाँ प्राय भावनाओं की सूचक होती थी, जैसे डर के समय चिल्लाना या भावों के अतिरेक के समय अपनी अभिव्यक्ति को आवाज़ों के माध्यम से व्यक्त करना। जब मानव समूह में रहने लगा, तब उस समूह में भावों और विचारों के विनिमय के लिए एक माध्यम के रूप में भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ। शुरुआत में कुछ एक ध्वनियाँ थी जो कुछ एक भौतिक वस्तुओं का संकेत थी। धीरे धीरे क्रमिक रूप से इन सब का विकास होता गया। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित।
शुरुआत में मौखिक रूप अस्तित्व में आया क्योंकि लेखन कला की कोई जानकारी नहीं थी। बाद में जब मौखिक रूप को स्थायित्व देने की आवश्यकता महसूस हुई, किसी मनुष्य ने जो बात अभी कही वो बात तो उस समूह के बाकी मनुष्यों के सामने थी, लेकिन वो बात स्थायी कैसे हो, वही बात कल परसों तक कैसे मौजूद रहे। तो भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिपि का आविष्कार किया गया और लिखित भाषा अस्तित्व में आई। इसके अलावा जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य की विधाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, गद्य और पद्य। मनुष्य ने शुरुआत में अपने भावों को गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन जब बातों को याद रखने की ज़रूरत महसूस हुई, जब ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ, तब अपनी बातों को गाकर अभिव्यक्त करने का तरीका प्रचलन में आया और पद्य का विकास हुआ। यही कारण है कि विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उनके ग्रंथ हमें पद्य रूप में मिलते हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो या मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के ग्रंथ हों। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है जिसका विकास भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हुआ। प्राचीन समय में मनुष्यों के अलग अलग समूह अलग अलग भौगोलिक परिवेश में विकसित हुए, तो उनकी भाषाएं भी निश्चित रूप से अलग अलग बनी। भाषा वैज्ञानिकों ने विश्व की तमाम भाषाओं को कुल मिला के 13 अलग अलग भाषा परिवारों से विकसित हुआ माना है। ये 13 भाषा परिवार विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुए। इनमें सबसे बड़ा जो भाषा परिवार था, उस भाषा परिवार को साहित्य इतिहासकारों ने भारोपीय नाम दिया। इसी भारोपीय परिवार से, इस शब्द पर आप ध्यान दें, भारोपीय, दो शब्दों को मिलाकर बना भारत और यूरोपीय। तो भारत और यूरोप की अधिकांश भाषाएं इसी भारोपीय परिवार से निकली हैं और ये क्रम सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक चलता रहा। भारतीय उपमहाद्वीप सहित यूरोप की अधिकतर भाषाएं इसी भारोपीय से विकसित हुई। भाषा वैज्ञानिकों ने भारोपीय भाषा परिवार को अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा। पहला वर्ग बनाया उन्होंने शतम वर्ग और दूसरा वर्ग बनाया कैंतुम या कैंटुम वर्ग। वर्गीकरण का आधार था संख्या 100, 100। इस संख्या को कुछ भाषाओं में जो शब्द दिया गया उसमें श ध्वनि आती थी, जैसे संस्कृत में शत, फारसी में सद। तो ये भाषाएं शतम वर्ग में रखी गई जिनमें 100 के उच्चारण में स ध्वनि आती थी। इसी तरह कुछ भाषाएं ऐसी थी जिनमें 100 का उच्चारण करते समय क ध्वनि आती थी। जैसे इटालियन में 100 को कैंत कहते हैं, कैंट। फ्रेंच में उसे कहते हैं कैंत। रशियन में उसे कहेंगे हेक्टोन। तो जहाँ कै ध्वनि आई वो कैंटुम वर्ग हो गया, जहाँ सै ध्वनि आई वो शतम वर्ग हो गया। कैंटुम वर्ग की भाषाओं को भी मुख्य रूप से 5 या 6 भागों में बांटा गया। उनमें प्रमुख है ग्रीक, हित्ती, तोखारी, इटैलिक, केल्टिक और जर्मनिक। अगर बात शतम वर्ग की करें
जिससे हमारी संस्कृत और हिंदी का विकास हुआ, तो उसमें भी 5 वर्ग मुख्य थे: आर्मीनियन, अल्बानियन, थेसोफिजियन, बाल्टोस्लाविक और भारत ईरानी वर्ग। भारत ईरानी वर्ग से आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत की तरफ आए, तो उनके समूह कई 100 सालों तक भारत और ईरान की तरफ बढ़ते गए, जिनसे भारत और ईरानी वर्ग की भाषाओं का विकास हुआ। मुख्य रूप से भारत ईरानी वर्ग को भी 3 भागों में बांट सकते हैं: भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यवर्ती आर्य भाषाएं जो अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित हुई, और ईरानी आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं से वैदिक और संस्कृत का विकास हुआ, जिसके बाद में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं निकली और फिर हिंदी हमारे मौजूदा रूप में सामने आई। मध्यवर्ती शाखा से अफगानिस्तान की पश्तो भाषा का विकास हुआ और ईरानी शाखा से ईरानियों की प्राचीनतम भाषा अवेस्ता का विकास हुआ, जिसमें उनका प्राचीन ग्रंथ जैंद अवेस्ता लिखा गया। तो ये है भाषा का शुरुआती विकास। यहाँ तक हिंदी कहीं नहीं है। हिंदी के विकास के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।